हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। तो आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे मीनिंग, इसके रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स होते हैं उनके बारे में, इसके मेथड्स के बारे में। तो इसके 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर, उनको डिटेल में करेंगे। तो ये आपका आज का एजेंडा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल इनकम। नेशन क्या होता है? एक कंट्री। तो नेशनल इनकम क्या होती है? एक कंट्री की इनकम। जो एक कंट्री में पूरी इकोनॉमी की इनकम के बारे में हम बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर की जगह यहाँ पे वर्ड आ सकता है अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो कभी भी ये मत भूलना, अकाउंटिंग और 1 ईयर एक ही चीज़ है। जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे अकाउंटिंग ईयर अभी 2024 को हम लिखेंगे, दैट इज 23-24, या अगले साल को हम लिखेंगे 24-25, ये होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। बट जब हम नॉर्मल 1 ईयर बोलते हैं तो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। बट जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन पर्पज के लिए बात करते हैं, कोई मैथ्स की कैलकुलेशन, मतलब अकाउंट्स की कैलकुलेशन, कोई इकोनॉमिक्स की कैलकुलेशन हो, और उसमें हम एक ईयर, जैसे कंट्री की इनकम के लिए, कंट्री की एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम बेसिकली अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम वो इनकम है जो हमें फैक्टर इनकम से, फैक्टर्स से मिलती है। सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो हमारे फैक्टर्स कितने होते हैं? 4 फैक्टर्स। कौन कौन से? that is land, labor, capital and entrepreneur। ठीक है, तो लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट। लेबर से, लेबर क्या लेती है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो भी हमारी 4 हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सबको जब हम मिला दें, यानी इन सब का सम टोटल कर दें, एक पर्सन से नहीं, जितने भी कंट्री में पर्सन हैं, सभी के जितने भी फैक्टर्स हैं, सभी के सम को किस एक अकाउंटिंग ईयर, एक ईयर में, ठीक है, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी या नॉर्मल रेजिडेंट है, मतलब हमारी कंट्री के बीच में रह रहे हैं, उनसे अर्न किया जा रहा है उसे। तो इसको हम, ये तो हो गया फैक्टर्स की टर्म्स में। बट अगर दूसरी भाषा में बोले, गुड्स एंड सर्विसेज की भाषा में, तो नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब जितने भी मैंने गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करते हैं? हमारे सेक्टर्स। सेक्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हम तीनों को ही मिला लें तो ये क्या बन जाते हैं? तीनों को मिला लें, तीनों में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं सबको प्लस कर दें, तो क्या बन जाता है? हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये आ गया आपकी डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब आगे आते हैं आपके एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट्स वर्ड का मतलब क्या है? कि कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नेशनल इनकम के क्या है? कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स को, जैसे एक चीज को बनने के लिए बहुत सारी चीजें जुड़नी पड़ती हैं, तो नेशनल इनकम को बनने के लिए ना बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हमें जोड़ना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम बन गई। ठीक है, तो उनको समझने के लिए क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट जाने की जरूरत नहीं है, हमने माइक्रो में किया था। ठीक है, ग्रॉस से हम नेट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट करते होते थे ना, तो ग्रॉस से नेट, पहले आप कुछ टर्म्स याद रख लो। ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, ठीक है, और एक आपकी आती है
MP यानी मार्केट प्राइस से FC यानी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये 6 टर्म्स हैं, आप ये टर्म्स याद कर लो। ठीक है, तो अब हमने जब ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करनी पड़ेगी हमें डेप्रिसिएशन। देखो मैं आपको ना एक ट्रिक बता रही हूँ, आप अभी ट्रिक समझो, फिर मैं आपको सारे एग्रीगेट्स भी समझा दूँ। तो माइनस करनी है तो उल्टा करना है, आप नेट से ग्रॉस की तरफ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ऐसे ही डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक क्या होता है छोटा, नेशनल होता है बड़ा। ठीक है, तो हम प्लस करेंगे NFIA, शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, NFIA शॉर्ट फॉर्म में, इसमें फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या है, कनाडा जाते हैं लोग है ना, तो पैसे भेजते हैं। ठीक है, आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई भी हो सकता है, चाची मम्मी ताई जो भी है ना, वो आपके क्या है बाहर गए हुए हैं, तो वो आपको पैसे भेज रहे हैं, या आपके मम्मी को या किसी को भी पैसे भेज रहे हैं, तो वो क्या है, वो बाहर से इनकम आ रही है, पर मिल तो हमें रही है, हमारी कंट्री में एंटर कर रही है, इसलिए वो इनकम क्या हो जाती है, हमारी कंट्री का पार्ट होती है। इसलिए हम डोमेस्टिक में NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से बाहर से जो आ रही है उस इनकम को प्लस कर देते हैं तो नेशनल बन जाती है। इसी तरीके से जब हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे NFIA। ठीक है, MP यानी मार्केट प्राइस। अब आपने देखा होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, MRP। मतलब जैसे मैगी लिया तो मैगी के पैकेट पे पीछे प्राइस लिखा होता है, तो यहाँ पे लिखा होता है 12 MRP। ठीक है, तो MRP क्या हो गया कि मार्केट में ये 12 रुपए की बिकेगी, पर अगर आप होलसेलर के पास जाते हो वो क्या करता है, वो 11 रुपए में भी दे देता है कई बार। तो इट मीन्स क्या, वो लॉस ले रहा है। ठीक है, नहीं, वो लॉस नहीं कमा रहा, उसने कुछ ना कुछ किया है बीच में प्रॉफिट कमाने के लिए। तो क्या है, वो चीज बनती कम कॉस्ट में है। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो चीज बनाने के लिए खर्चा लगा वो कम कॉस्ट है, पर जब वो एंड कस्टमर तक पहुंचती है, ठीक है, ये कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत सारी स्टेजेस को पार करती है, वो स्टेजेस में इसकी प्राइस बढ़ती जाती है, तो MRP जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब MRP और MP इज द सेम थिंग। मार्केट रिटेल प्राइस, हमने R काट दिया बस, इसमें से हम मार्केट प्राइस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस मार्केट रिटेल प्राइस ही है, तो मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट मतलब कितने की वो चीज बनी है, तो उस पे जाना है तो हम क्या करते हैं, NIT माइनस करते हैं। अब ये NIT क्या है भाई, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता होगा जीएसटी लगता है जब आप खरीदते हो कोई भी चीज। ठीक है, तो जीएसटी अगर लगता है वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब नेट वर्ड आ गया इसमें, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फॉर्मूला है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लेती है, पर भाई गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है, एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या हुई, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो उस सब्सिडी को भी तो आप माइनस करोगे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब सब्सिडीज माइनस करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बन जाते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, जब MP से यानी मार्केट प्राइस से माइनस करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट बन जाती है। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हो तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे NIT। अगर आपने ये 6 टर्म्स को अच्छे से लर्न कर लिया, नेशनल इनकम में कोई भी आपको मात नहीं दे सकता भाई, कोई भी आपको मात नहीं दे पाएगा अगर ये आपने 6 टर्म्स अच्छे से याद कर ली, कि ग्रॉस से नेट की तरफ कैसे जाते हैं, नेट से ग्रॉस की तरफ कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ कैसे जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ कैसे जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ कैसे जाते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ कैसे जाते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख दिया था, इसको मैं शॉर्ट में आपको लिखती हूँ। ठीक है, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं,
शॉर्ट में लिखने के लिए हम ग्रॉस को लिख लेते हैं जी, ठीक है, ग्रॉस को लिख लेते हैं जी और नेट को लिख लेते हैं एन, डोमेस्टिक को लिख लेते हैं डी और नेशनल को लिख लेते हैं फिर एन, ठीक है। इसके साथ लग जाता है प्रोडक्ट, लगा दिया प्रोडक्ट। अब ये आ गया मार्केट प्राइस, ये आ गया फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, अब हमने जाना है जी से एन की तरफ, डी से एन की तरफ, एमपी से एफसी की तरफ। तो जी से एन के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन के लिए प्लस NFIA, एमपी से एफसी के लिए माइनस NIT। बन गया भाई फॉर्मूला। जब ये सारा कुछ इसमें से माइनस कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, NNPFC, ठीक है। अब इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। मान लो आपको दिया हुआ है GDPFC, आपने जाना है NNPMP पे। तो अब क्या है, जी से जाना है एन, क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डी से जाना है एन, क्या करेंगे, प्लस NFIA, ठीक है। एफसी से जाना है एमपी पे, एफसी से एमपी क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ NIT। तो अब ध्यान से देखो, जी क्या है, बड़ा है, बड़ा भाई है, एन क्या है, छोटा भाई। तभी हम इसमें माइनस करते हैं कुछ तो ये आता है। डी क्या है, छोटा भाई है, नेशनल क्या है, बड़ा भाई है, तभी डी से एन की तरफ जाने के लिए हम प्लस करते हैं। और एमपी क्या है, बड़ा भाई है, एफसी छोटा भाई है, तो हम क्या करते हैं, एमपी से एफसी की तरफ जाने के लिए माइनस करते हैं। ये याद रख लो, इसका उल्टा तो हो ही जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखोगे दूसरी अपने आप याद हो जाती है। तो इसको अच्छे से कर लो, ये सारी चीजें आपकी अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स को करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही घुमा घुमा के ऐसे ही डालेंगे वो, जीडीपी से जीएनपी, ठीक है, एनडीपी से एनएनपी, कुछ भी आ सकता है। अभी मैंने बनाया था ना, मैंने सिर्फ एफसी चेंज किया एमपी की जगह पे, तो वो घूम गया, बस और कुछ नहीं करना हमें। तो समझ आई बात। इस तरीके से हमने क्या करना है, ये देखो, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक यानी कंट्री के, ये कंट्री है उसकी बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है, तो वो होती है एनडीपीएफसी। भी हमने एफसी एनडीपी सब कुछ कर लिया, तो एनडीपीएफसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक। इससे हमने जाना है नेशनल इनकम, ठीक है, क्या जाना है, एनएनपीएफसी की तरफ। तो अब देख लो, एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी, तो एनडीपीएफसी से अगर जीडीपीएफसी जाना है, जीडीपीएफसी से जीडीपीएमपी जाना है, जीडीपीएमपी से एनडीपीएमपी अगर जाना है, तो सारा कुछ इसमें ऐसे दिया हुआ है। आपको इतना चार्ट याद करने की जरूरत नहीं, जो मैंने अभी बताया, जी से एन, डी से एन, एमपी से एफसी, बस इतना याद रखना। ये अगर याद है तो इसको भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, बाकी सारे एग्रीगेट्स अपने आप हो जाएंगे। तो एग्रीगेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, मैं आपको नाम लिख देती हूँ, ठीक है, सारे एग्रीगेट्स के नाम लिख देती हूँ आपको। पहला एग्रीगेट हमारा आता है, दैट इज जीडीपी एमपी। फिर हमारा आता है जीडीपी एफसी, एमपी और एफसी दो अलग अलग हो गए। फिर आता है हमारा जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, ये दो हो गए। उसके बाद एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनको क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP-MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अब आ जाएगा NNP-MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP-FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, ये इन दोनों के दूसरे नाम हैं। ठीक है, बाकी सारे सिर्फ इन तक पहुंचने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला आ गया हमारा मेथड्स। हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? तो हमारे बेसिकली 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को आउटपुट मेथड भी बोला जाता है, प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है। इनकम मेथड को फैक्टर मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मेथड को आपका टोटल आउटले मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या है इसमें। वैल्यू ऐड करना, यानी इसकी एग्जांपल ले लो। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। कहानी नहीं है, चलो एग्जांपल ही है, मतलब कहानी में। तो मान लो एक फार्मर है, उसके ये खेत है। ठीक है, उसने खेती की, इनपुट्स लगाए। ठीक है, उसको फसल को काट दिया, उसके बाद बोरियां बनाई और किसको बेच दी? एक फ्लोर मिल को, फ्लोर मिल को बेच दी। उसने क्या किया? उसमें से आटा बनाया। फ्लोर मिल मतलब आटा, उसने उसकी बोरियां बना दी आटे की। ठीक है, अब आटे को उसने क्या किया? बेच दिया बेकर को। ठीक है, बेकर ने क्या किया? उस आटे से क्या बनाए? बिस्किट्स बना दिए। अब इस बिस्किट्स को उसने क्या कर दिया? बेच दिया फाइनल कंज्यूमर को, और उसने वो खा लिए। ठीक है, अब देखो, फार्मर ने मान लो 1000 रुपए खर्च किए एक प्रोड्यूस करने के लिए, और 1000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, किसको? आटे वाले को, चक्की को। उसने आटा बनाया तो वो 1100 रुपए में बेचेगा। कुछ तो उसने मशीन लगाई ना, तो उसने 1100 रुपए में बेचा। किसको? हाँ जी, किसको बेचा? बेकर को। बेकर ने उसके बिस्किट बनाए, बहुत मेहनत लगी, उसने 2000 में कस्टमर को बेचे। अब देखो इसमें क्या हुआ, मान लो इसने इनपुट्स यूज किए थे 700 रुपए के, तो इसने क्या किया? 300 रुपए ऐड करके फिर बेचा अपना प्रॉफिट। इसी तरीके से इसमें इसने 100 रुपीज ऐड करके बेचा, इसमें इसने 800 रुपए ऐड करके बेचा। टोटल 300, 100 और 800, ये वैल्यूज ऐड हुई, तो ये वैल्यूज कहलाएंगी वैल्यू एडेड। ठीक है, ये वैल्यूज क्या होती हैं? हमारी वैल्यू एडेड, ये वैल्यू एडेड कहलाती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइंड करते हैं अलग अलग फैक्ट सेक्टर्स की। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे क्या होते हैं? 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। सारे सेक्टर्स अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं, तो सारे अलग अलग सेक्टर्स को जब हम कंबाइन कर लें तो हमारा क्या बन जाता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो वैल्यू एडेड, अभी मैंने जो वैल्यू एडेड निकाला वो कैसे निकाला? इसका फॉर्मूला बना देते हैं। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या बना? वो बन गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब जो मैंने प्रोड्यूस किया, माइनस कर दो इसमें से रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो मैंने रॉ मटेरियल यूज किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया था? 1000 रुपए में बेचा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 थी, पर इनपुट कितना यूज किया? 700 रुपए का, तो 300 क्या हुआ? वैल्यू एडेड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड हो गई हमारी 300 रुपए। सेकेंड में भी ऐसे किया, थर्ड में भी। तो तीनों सेक्टर्स को हमने जब ऐड कर दिया वो हमारी बन गई वैल्यू
एडेड। तो तीनों सेक्टर्स की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इनको जब सबको, तीनों अलग अलग सेक्टर्स को या जितनी भी फर्म्स है सबको जब हम प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हमारा बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। अब आपको पता ही है जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम पे कैसे जाते हैं। जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम बताया था एनएनपीएफसी, तो जी से एन जाना है, डी से एन जाना है, एमपी से एफसी जाना है, तो चले जाओ भाई, तो आपका बन जाएगा नेशनल इनकम। अब इसी तरीके से दूसरा मेथड आता है आपका इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड में क्या करते हैं हम, इनकम मेथड में हमारे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, मिक्स्ड इनकम, ये सारे पार्ट्स आते हैं। इनसे हमारी बनती है एनडीपीएफसी। इन सबको जोड़ के एनडीपीएफसी बन गई। अब डी एनडीपीएफसी से आप एनएनपीएफसी पे आ जाओ। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड है। तो ये सारे मेथड अब मैं डिटेल में आपको आगे करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड आता है आपका वैल्यूएटेड मेथड, तो इसको हम प्रोडक्शन मेथड और आउटपुट मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, जीडीपी एमपी कैलकुलेट किया जाता है। वो क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया था करके, जो भी प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू में से जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको माइनस कर देते हैं, ताकि बार बार एक ही चीज को काउंट ना कर पाए। ठीक है, ये हो जाता है हमारा डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि जब मैंने फार्मर से लिया वो 1000 रुपए, वो 1000 रुपए से वो 2000 में बिका, तो पहली स्टेज पे भी 1000 रुपए यूज हुआ, दूसरी स्टेज पे भी 1000 रुपए ऐड हो गया, उसमें 100 रुपए ऐड हुआ था, तो 1000 तो आ ही रहा है ना। तो बहुत सारे स्टेजेस पे ये वाला 1000 रुपए ऐड हो रहा है, तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। इसको दूर करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड को बनाया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करेंगे। जैसे हमारे ए बी सी 3 फॉर्म्स लगा लो, तीनों ने जो भी वैल्यू ऐड किया उसमें से 1000। ठीक है, कुछ भी ऐड किया हमने टोटल कर दिया, उसमें से वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने माइनस कर दिया, तो वो हमारा आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, अलग अलग तीनों का। इन तीनों को प्लस कर दिया तो ये हमारा आ गया जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से तो सारा प्रोसेस अभी मैंने बता ही दिया, तो अभी ये हमने कर लिया है। अगला मेथड आता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमारे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारी आती है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जो आपको सैलरी मिलती है पैसे के फॉर्म में। कई बार क्या होता है कि कुछ जगहों पे पैसे नहीं देते, वो कहते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर में, तो वो अपने लेबरर्स को क्या कहते हैं, आप ऐसा करो प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा ले जाओ। ठीक है, तो आप कनक ही ले जाओ, ठीक है, या जीरी ले जाओ, जो भी है ना, तो वो ले जाओ हमारे से, हम आपको कैश नहीं दे सकते, तो वो क्या होता है, इन काइंड होता है। उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी स्कीम्स चलती होती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड लगा लो, पीएफ लगा लो, है ना, पीएफ की स्कीम होती है जो एम्प्लॉयज का कटता है सैलरी में से, तो वो भी जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयज की तरफ से जा रहा है और एम्प्लॉयर की तरफ से भी जा रहा है, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 हिस्से आते हैं। 3 कौन कौन से, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। पहले हम तीनों को बताते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है, पहले तो रेंट क्या होता है, रेंट सबको पता है कि लैंड एरिया है, अगर आप किराए पे ले रहे हो लैंड, तो उस पर आपको रेंट पे करना है। बट रॉयल्टी नहीं पता होगा क्या होता है। देखो नाम से ही है रॉयल, तो आपको पता होगा कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये सारी चीजें होती हैं, तो इनको ना आप किराए पे ले लेते हो, फ्रेंचाइजी करते हो जैसे। ठीक है, फ्रेंचाइजी, अब मैकडोनल्ड्स लगा लो,
क्या मैकडॉनल्ड्स एक ही जगह पे है? नहीं, बहुत सारी जगह पे है। तो उन्होंने फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, अपना नाम यूज करने का हक दिया हुआ है। तो वो फ्रेंचाइजी जो यूज कर रहे हैं उन्हें पेमेंट देनी पड़ती है उस नाम को यूज करने के लिए। उस पेमेंट को हम बोलते हैं रॉयल्टी। हम उसका सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। ठीक है, उस रॉयल नेम को यूज करके हम अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं, इसलिए उसको कहा जाता है रॉयल्टी। इंटरेस्ट सभी को पता है कि जब हम कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में हमें क्या करना पड़ता है? कुछ लोन, जैसे लोन दिया तो हमें लोन के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता। इसी तरीके से जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी जगह पे, जैसे शेयर्स वगैरह में, है ना, तो बदले में हमें कुछ अमाउंट मिलती है, प्रॉफिट का शेयर मिलता है, या वैसे भी हमें कुछ हिस्सा मिलता है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा अब ये तो दो हो गए। अब थर्ड आता है आपका प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस हाउस जब कुछ भी कमाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के भी तीन हिस्से किए जाते हैं। फर्स्ट इज डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड होता है जो भी मैंने जैसे अभी बताया शेयर होल्डर्स, उनको प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है। जो भी ऑनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, दूसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? टैक्स जो पर्सनल टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स है, तो आपकी इनकम का टैक्स आप दे रहे हो। बिजनेसेस की इनकम क्या होती है? प्रॉफिट है। तो बिजनेसेस की प्रॉफिट की इनकम से जब गवर्नमेंट कुछ हिस्सा लेती है, उस हिस्से को वो बोलती है कॉर्पोरेट टैक्स। और थर्ड आता है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? जो बिजनेस में रख लिया जाता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कि इसे हम थोड़े टाइम में इन्वेस्ट करेंगे, दोबारा बिजनेस में ही लगाएंगे, उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, उसके बाद आती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? जैसे मान लो मैं घर बैठी ही ट्यूशन कर, ट्यूशन अपने घर में ही खोला हुआ है, ठीक है, होम ट्यूशन है, अपने घर में ही दे रही हूँ। तो मेरा घर है तो मुझे रेंट देने की जरूरत है? नहीं। मेरा घर और मैं ही ट्यूशन दे रही हूँ तो मुझे किसी को एम्प्लॉय करने की जरूरत है, वेजेस देने की जरूरत है? नहीं। मुझे पैसे की इंटरेस्ट देने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, मुझे जो भी इनकम आ रही है ट्यूशन से, चाहे 5,000, 10,000, 6,000 जो भी आ रही है, उसमें से कोई भी हिस्सा किसी को देने की जरूरत, पर वो तो कुछ तो आ रहा है ना, अर्न तो कर रही हूँ ना मैं। ठीक है, वो सारी चीजों को मिला के एक ही पर्सन अर्न कर रहा है, उस पर्सन को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, मैं खुद ही अपने लिए एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हमारी होती है मिक्स्ड इनकम का पार्ट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले तो सबको प्लस कर लो। जब हम इसको सबको प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपका एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब एन से एन की तरफ जाना है, कुछ भी नहीं करना। अब डी से एन की तरफ जाना है तो क्या करेंगे? प्लस एन एफ आई ए। ठीक है, और एफ सी थे एफ सी, कुछ भी नहीं करना, तो सिंपल एन एफ आई ए प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना इजी था ना ये। चलो अगला मेथड करते हैं। अगला मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड मेजर करता है जो भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर हमारा खर्चा हो रहा है उसको। ठीक है, इसमें जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे कोई भी सेक्टर है इकोनॉमी का, वो जितना भी स्पेंडिंग कर रहा है उसको, तो इसमें हमारी कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है, स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट आ जाती है, और हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो आम भाषा में हम लेना, इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये होता है। एक्स माइनस एम का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यह हमारी एक इक्वेशन लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये यूज की जाती है एक्सपेंडिचर मेथड को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें हम डिटेल में कुछ कंपोनेंट्स कर रहे हैं।
फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर किस पे कंजम्पशन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर हमारे गुड्स के ऊपर। गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ड्यूरेबल, जैसे आजकल एसी बहुत चल रहा है, एसी क्या है? ड्यूरेबल गुड। उसके अलावा सेमी ड्यूरेबल, यानी क्लोथ्स, गर्मियों के क्लोथ्स पहनते हो आप, क्या कब पहनते हो? 6 महीने, 7 महीने, और ठीक है, फिर दोबारा से अगली गर्मी में दोबारा देखते हो, अगर तो वही चल जाएंगे ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगे, तो वो सेमी ड्यूरेबल हो गया। ठीक है, अगला आ गया नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे, जैसे खाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, खाया खत्म, आज ही पेरिश, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी सर्विसेज भी हम परचेज करते हैं, जैसे टीचिंग की सर्विस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हाउस होल्ड जो कंज्यूम करता है, इनको हम लेके चलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला आ जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। देखो गवर्नमेंट क्या है ना, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है, किस फॉर्म में? डिफेंस की फॉर्म में, डिफेंस को देना पड़ता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की फॉर्म में, एम्प्लॉयज को भी उन्हें कुछ ना कुछ कंजम्पशन के लिए देना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीजें जो आ जाती हैं वो भी आती हैं हमारी कंजम्पशन का पार्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद हमारा सेकेंड कंपोनेंट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं आम भाषा। इन्वेस्टमेंट जो है वो दो सेक्टर्स करते हैं, एक होती है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब जैसे हम चेंज ही नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे मतलब जैसे हमने लैंड खरीद लिया, कुछ 2-3 साल 4 साल 5 साल हम चलाएंगे उसको, उसके बाद इसको चेंज करेंगे, तो बहुत लंबे समय तक हम उसे रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मशीनरी, ठीक है, उसके अलावा हम फर्नीचर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम इन्वेस्ट करके अपने पास रख लेते हैं कुछ 4-5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अलावा हमारी आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो चेंज हो रही है, इन्वेंट्री यानी चेंज होने वाली, बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, तो चेंज होने वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कपड़े, तो बिजनेस में कपड़े तो नहीं होते, तो बिजनेस में क्या होता है? स्टॉक होता है उनके पास। ठीक है, स्टॉक किसका हो सकता है? रॉ मटेरियल का हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है। वो क्या करते हैं? बना के रख लेते हैं, या कच्चा माल स्टोर करके रख लेते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तब हम उसे यूज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट। लास्ट वाला आता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? जो बाहर से हम गुड्स मंगवाते हैं या भेजते हैं, भेजते हैं, बाहर जब हम गुड्स बेचते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, और बाहर से गुड्स जब मंगवाते हैं उसे बोलते हैं इंपोर्ट्स। तो हम बाहर जब भेजते हैं तो हमें पैसा मिलता है, इनकम आती है, मनी आती है, इसलिए एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स में पैसा देना पड़ता है, तो हम इसलिए माइनस करते हैं, तो हमारा बन जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड का। अब मैंने अभी आपको बताया, तो अब इन सबको प्लस कर दो, चारों के चारों कंपोनेंट्स को प्लस कर दो, तो आपका क्या आ जाता है? जीडीपी एमपी। जब जीडीपी एमपी आ गया तो हमने जाना कहाँ पे? एनएनपी एफसी पे, जी से एन, डी से एन, एमपी से एफसी, तो बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हमने सारे के सारे मेथड्स कर लिए हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।